रहमान की नहीं। भैया इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना महफूजुर रहमान साहब, इस इलाके के हमारे होनहार कॉरपोरेटर ज़मीर क़ादरी साहब, ज़िला अध्यक्ष समीर साजिद साहब, शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, शेख अहमद साहब, रफ़ीक चीता साहब, अब्दुल अजीम साहब, इस इलाके के हमारे बुजुर्गों, पर्दा नशीन हमारी माएँ और बहनें, नौजवान साथियों और जोश से भरे जिन्हें कुछ पता नहीं सिर्फ चेहरा देखकर तालियां बजाने वाले ये मेरे छोटे छोटे दोस्तों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो एक यकीन और एक भरोसा हम पर जताया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर चुनकर आएगी तो हमारे मसले, हमारे तरक्याती काम जो है उसको अंजाम देंगे। अपने तौर के ऊपर हर कॉरपोरेटर ने अपने अपने इलाकों के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश की। वहाँ पे जितना हो सकता था तरक्याती काम को अंजाम दिया, ये जानते हुए कि महानगर पालिका के अंदर सत्ता शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, और किसी भी मजलिस के इलाके के अंदर फंड्स निकालना, तरक्याती काम करना, इसके बीच में कैसी रुकावटें आती है, शायद इस बात का अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि आज जब मैं खासदार बना हूं तो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से अपने इलाके के लिए अगर कोई तरक्याती काम है तो उसके लिए फंड्स लाना कितनी मुश्किल बात है। उसी तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार है। ये लोगों ने तय किया है कि हम पूरे महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को हम तरक्याती कामों के लिए फंड्स देंगे, और हर एक ने यह तय किया है कि अगर हम किसी को फंड नहीं देंगे तो वो इम्तियाज जलील को नहीं देंगे। ये इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जिस औरंगाबाद शहर के अंदर न जाने कितने सालों से हमें इतना पीछा रखा गया था, जब भी इलेक्शन आते महज हिंदू मुसलमान किया जाता, मंदिर मस्जिद किया जाता, औरंगाबाद संभाजी नगर किया जाता, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें इतना पीछे ढकेल दिया गया था कि आज से 5-7 साल पहले जब मैं इसी इलाके के अंदर जब आया था तो मैं देखता था कि यहां पर इतनी आलीशान इमारतें हैं, एक से एक बिल्डिंग्स यहां पर बनी हुई है, लेकिन पानी का मसला है, यहां पर अच्छी सड़कें नहीं है, यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। धीरे धीरे ज़मीर क़ादरी साहब ने अपने तौर के ऊपर बहुत सारी गलियों के अंदर काम किया। मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 64 गलियों का काम किया गया है। उनके 5 साल के इस दौर में हो सकता है कि अभी भी कुछ गलियां बाकी रहे,
लेकिन कई ऐसी सियासी जमातें हैं, कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिन्हें हमने पिछले 70 सालों तक मौका देते आए हैं। हमें तो महज एक 5 साल का वक्फा मिला था। हमने ईमानदारी के साथ कोशिश की और सिर्फ ज़बानी तौर के ऊपर नहीं, हमने कौन कौन से काम किए हैं हर कॉरपोरेटर से अपने तौर के ऊपर लिखित रूप के अंदर हमने मंगाया, हमने देखा। इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होगी, कुछ ना कुछ काम बाकी रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम वो काम को भी अंजाम देंगे। मैंने खुद ने जब खासदार बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की मेहनतों की वजह से बना, तो मैंने तय किया था कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा खासदार का जो फंड होता है उसके जरिए मैं ये काम करूंगा। लेकिन आप लोगों को खुद पता होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले ही नरेंद्र मोदी साहब ने यह फैसला लिया कि हम एमपीज को 1 रुपया भी नहीं देंगे। कोरोना के नाम के ऊपर यह पैसा पूरा रोक दिया गया। हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मोदी साहब से सवाल किया, हमने ये कहा कि ये पैसा जो है ये हम अपने लिए नहीं, अपने इलाके के लिए हम खर्च करते हैं। अगर 2 साल अगर आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लोग हमसे जब सवाल करेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो मोदी साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद उनका कहने का मकसद ये था कि जिस तरह पिछले 7 सालों से मैं सिर्फ जबान चला रहा हूं, आप लोग भी सिर्फ जबान चलाइए। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां पर अगर कुछ काम करवाना है तो इतनी आसानी से होते नहीं, हमें लड़ना पड़ता है और हम लड़े हैं। जिस तरह से मौलाना साहब ने, जमीर साहब ने बताया है कि मैं 7 साल पहले जब यहां पर एक आमदार की हैसियत से खड़ा था तो मेरे ऊपर एक सादा सा एनसी नहीं था, किसी को थप्पड़ मारने का एक एनसी नहीं था, किसी को गाली देने का एक केस नहीं था। लेकिन आज 7 सालों के अंदर मेरे ऊपर डकैती का तक केस लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया है कि चेलीपुरे की एक शराब की दुकान हम बंद करवाने के लिए गए तो उस दुकान वाले ने पुलिस स्टेशन के अंदर ये कंप्लेन करवाई और कहा कि मेरे गल्ले में से, मेरे शराब की दुकान में से 237 रुपये गायब हो गए, तो पुलिस वालों ने डकैती का केस हमारे ऊपर कर दिया। अभी परसों जो दुकानदारों के ऊपर खोलने के लिए 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जुर्माना इकट्ठा किया जा रहा था, छोटे छोटे गरीब दुकानदारों से 10-10 हजार, 20,000, 2 लाख रुपए तक की फाइन इकट्ठा की जा रही थी। उनके लिए जब लड़ने के लिए गए तो कैसे कैसे केसेस रजिस्टर किए गए, दंगा किए, राइटिंग का केस मेरे ऊपर लाया गया और राइटिंग के केस के साथ एक केस ये भी डाला गया कि दंगा करते वक्त तेज हथियार इनके पास थे, जबकि वहां पर 15 कैमरामैन मौजूद थे। ये किनके इशारों के ऊपर किया गया? ये उनके इशारों के ऊपर किया गया जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं। शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों ने फोन किया और यहां पर यह दबाव डाला। रात में 12 बजे उस ऑफिसर को कहा गया कि तुम जाओ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर केस रजिस्टर करके आओ। वो समझे कि केस रजिस्टर होगा, दूसरे दिन इम्तियाज जलील हमारे पास आएगा, पेट में मुंडी डालेगा, गिड़गिड़ाएगा और ये कहेगा कि आप ऐसे केसेस मुझ पर कैसे डाल रहे, आप ये केस वापस लीजिए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का खासदार है, अगर झुकेगा किसी के सामने तो सिर्फ अपने रब के सामने घुटू झुकेगा, किसी की औकात नहीं है हमें झुकाने की। ये समझे हम डरेंगे, डरना हमारी फितरत में नहीं है और इसलिए हम डरते नहीं है क्योंकि हम अकेले नहीं है। हमें मालूम है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दुआओं का ये काफिला मेरे साथ चलता है, ये दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है, मेरी माँ और बहनों की दुआएं मेरे साथ चलती है। तो सारी कोशिशें होने के बावजूद भी
हम डटे हैं और यकीनन आगे भी हम लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए, अपने इलाकों के काम करने के लिए। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिन नुमाइंदों के बारे में ये कहा जाता था, जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि ये महज मुसलमानों के लिए बनी है, मुसलमानों के काम करती है, हाँ इसलिए कि आपने कभी इन इलाकों के अंदर झांक कर नहीं देखा, लेकिन आज ऐसे कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू भाई हमें बुलाते हैं तो हम वहां पर भी जाते हैं और वहां पर भी उतना ही काम करते हैं जितना हम आरिफ कॉलोनी के अंदर काम करते हैं। इसीलिए आज लोग मजलिस को एक अलग नजर से देख रहे हैं और यही बात बहुत सारे लोगों के अंदर खटक रही है। बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है, किसी और के पीछे नहीं पड़े हैं जितना औरंगाबाद में मजलिस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हर एक ने यह फैसला किया है कि हम इस इलाके से मजलिस को खत्म करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर से मजलिस खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर से क्या, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस मजलिस ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद के इस इलाके के अंदर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत की वजह से हम लोगों ने पहले ही वक्त में 26 कॉर्पोरेटर्स चुनकर लेकर आए, एक आमदार चुनकर लेकर आए, आप लोगों की दुआओं की वजह से एक खासदार चुनकर लेके आए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया है। और यही दुआएं अगर आप लोगों की हमारे साथ रही तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह औरंगाबाद एक ऐसा शहर रहेगा जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर हम यहां पर बनाएंगे, यहां पर महापौर बनेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। इसके लिए हमें सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग आएंगे शर फैलाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने ठेका लेके रखा है कि इस कौम को बांटने का काम करो, तकसीम करो इस कौम को ताकि दोबारा मजलिस यहां से चुनकर नहीं आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता है कि न जाने ऐसी क्या बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास कि इलेक्शन का दिन आता है। वैसे तो उससे पहले कहीं पर भी रहते हैं, किसी को भी सुनते हैं, लेकिन चुनाव का दिन आता है तो खुद ब खुद हाथ पतंग के ऊपर चला जाता है। के दिखाया है, इसी का नतीजा है कि जो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं जाता था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि औरंगाबाद जैसे इलाके से कभी एक एमपी चुनकर आ सकता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें डॉक्टर रफीक जकरिया साहब याद है, उन्हें अंतुले साहब याद है। इस शहर के अंदर किसने हराया था अंतुले साहब को, जकरिया साहब को? तो गैरों ने नहीं हराया था, अपनों ने ही हराया था। लेकिन जिस वक्त यह एहसास हुआ कि अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, कौम एक ताकत बनकर जब खड़ी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 सालों के बाद दोबारा यहां पर अपनी क़यादत जिंदा की है और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों की दुआएं रही तो हम करते रहेंगे। मैं ज़मीर खादरी साहब को, मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स को मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे किसी ने आके कान में ये कहा कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारी माएं और बहनें जो बैठी है वो मुझसे मिलना चाहती है। मुझे मालूम है कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहती है, आपकी तकलीफ क्या है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पानी के बारे में कहा गया है ज़मीर खादरी साहब ने कि इस इलाके के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, कितना बड़ा मसला था, लेकिन धीरे धीरे उसे खत्म किया गया है। लेकिन पूरी तरह से खत्म हुआ है ऐसी बात भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो 1680 करोड़ रुपए की जो स्कीम औरंगाबाद के अंदर शुरू की गई है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2024 का इलेक्शन जब आएगा आप लोग नोट करके रखिएगा कि इम्तियाज जलील आज आपको जबान देकर जा रहा है। इस इलाके के अंदर, इस औरंगाबाद शहर के अंदर वो दिन दूर के रहेंगे जब 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद महज 1-1 घंटा पानी आता है। मैं आपको यकीन दिलाकर जाता हूं इसी शहर के अंदर इंशाअल्लाह हर रोज औरंगाबाद के अंदर हर घर के अंदर पानी पहुंचेगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसके अंदर हमें यकीनन कामयाबी मिलेगी। इतने सालों तक आपने ये तकलीफ है, सही है, थोड़ा वक्त मुझे भी दीजिएगा। मुझे मालूम है
कि कितनी दिक्कतों के बीच में हम ये कामों को अंजाम दे रहे हैं। बस आपकी दुआएं हैं, इसीलिए ये काम हम ले पाते हैं और इसे मुकम्मल कर पाते हैं। बस थोड़ा सा और साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी मसाइल हैं, हम उसे पूरा करने की बहुत कोशिश करेंगे। मैं ज़मीर कादरी साहब को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही तमाम कॉरपोरेटर्स का पूरा टेन्योर खत्म हो गया है। ये ज़मीर कादरी साहब के पास ही ये कला है और उनके शेर व शायरी का असर है कि वो कमिश्नर के पास बैठ के 2 शेर क्या सुना देते हैं, 3-3 गलियों का काम लेकर आ जाते हैं और कर डालते हैं इसमें। तो मैं दूसरे भी कॉरपोरेटर से ये कहूंगा कि ज़मीर कादरी साहब के साथ रोज बैठे और थोड़ी सी शायरी आप लोग भी सीख ले, तो आप लोगों को भी इसका यकीनन फायदा मिलेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़मीर कादरी साहब 1-2-4 शेर मुझे भी अच्छे सुना दे, तो मैं वहां पर दाढ़ी वाले साहब को भी सुना कर आऊंगा वहां से, और वहां से भी काम निकलवा कर आऊंगा। बहुत बहुत इतने कमजोर ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरे आपके बल्कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की क़यादत करने वाले आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे पास एक आलिम दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना महफूजुर रहमान साहब, हमारे शहर के ज़िला सदर MIM के समीर साजिद बिल्डर साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, मध्य असम्बली हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले और हमारे ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, कारपोरेटर शेख अहमद साहब, रफ़ीक चीता साहब, अब्दुल नजीम साहब, परवेज साहब, मखदूमी साहब और तमाम जिम्मेदारान, मैं यहाँ पर चंद बातें करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे आप जानते हैं कि शायद आरिफ कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर 25 वर्षों में पिछले कोई तरक्याती काम नहीं हुए थे। मेरे और आपके क़ायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने ख़ास तौर पर इस इलाके में आकर जो वादे किए थे कि अगर 3 महीने में हिलाल और जलाल कॉलोनी में पानी नहीं पहुँचा तो मेरा कारपोरेटर रिज़ाइन कर देगा, और इंशाल्लाह हमने 2 दिन पहले वहाँ पानी पहुँचा दिया था। आज हिलाल और जलाल में मेरा ये चैलेंज है कि आप घर के बाहर एक ड्राम बता दीजिए। मेरे आने से पहले हर घर के बाहर ड्राम होता था और लोग सड़कों पर, कांधों पर और गाड़ियों में पानी ले जाते थे और हंडे लेकर फिरते थे। मैंने बहुत तकलीफें उनकी देखी, लेकिन अल्लाह ने वो मसला हल किया। काम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है, खाली नुमाइंदगी लोग करते हैं, वो उनके थ्रू काम करवाता है अल्लाह ताला। मैं बात करूँगा कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब कदम रखा तब से मैं और मेरे साथ के बहुत से साथी जुड़े हैं, और हमने देखे हैं कि पिछले 7 वर्षों में जो चमत्कार यहाँ पर देखने को मिले हैं शायद इससे पहले 70 वर्षों में कभी लोगों ने देखा नहीं था। कल ही की बात है, इस बात पर गौर कीजिए मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि 2 दिन पहले एक सेकुलर नाम निहाद पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स ने यह दावा किया था कि इम्तियाज जलील ने अगर 7 काम बता दिए तो वो रिजाइन कर देंगे। आज मैं वो 7 काम बताने जा रहा हूँ, बल्कि उनके 70 काम बता सकता हूँ, लेकिन 7 बता रहा हूँ। बस उनका काम है कि उन्होंने रिजाइन की तैयारी करना। तालियां बजाइए इस बात पर। पहला काम उनका औरंगाबाद से नाम नेहाद सेकुलर जमातों को खत्म कर दिया, आपको भी खत्म किया, आपकी भी जमानत जब्त करा दी और आपका वजूद मिटा दिया। ये पहला काम है इम्तियाज जलील का। दूसरा काम उस जलील खातून तस्लीमा नसरीन का जिसको औरंगाबाद की सरजमीन पर पैर रखने नहीं दिया, वो था इम्तियाज जलील। ये दूसरा काम है। तीसरा काम 26 वार्डों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती, और जहां कहीं भी कोई काम हुआ है वो सारा सहरा जाता है इम्तियाज जलील के सर पर। फिर आरिफ कॉलोनी की हर रोड हर गली में चीख कर बता रही है कि ये काम इम्तियाज जलील का है। आज ज़मीर कादरी कह रहा है कि आरिफ कॉलोनी का काम इम्तियाज जलील का है। चौथा काम 200 बेड का अस्पताल को मंजूरी दिलाना और उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ना, और इंशाल्लाह वो काम शुरू होगा। वो भी काम इम्तियाज जलील का है। ये मौलाना के लिए चौथा काम है। 5वां काम वो है कि 25 साल तक एक शिवसेना का खासदार यहाँ पर बैठा था। ये वही शिवसेना है जिसने NCP और कांग्रेस से इत्तेहाद करके इख्तिदार बनाया है,
उसे उखाड़ देगा, वो था इम्तियाज जलील का। छठा काम यह है कि लॉकडाउन के अंदर जो गरीब मजदूर फंसे थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया, वो था इम्तियाज जलील जो यहाँ बैठा है। और एक काम मेरे खासदार का आप सुन ले कि शहर में कई सड़कें बन रही है, एक काम 100 कोटी का हुआ, एक काम 150 कोटी का हुआ, और वो सारी रकम लाने का काम भी मेरा कायद इम्तियाज जलील ने किया। ये छठा काम था। सातवां काम यह है कि मेडिकल घाटी अस्पताल में बहुत सी अद्वियात से लेकर मरीजों की परेशानी को दूर करने से लेकर एम्बुलेंस से लेकर और क्या क्या मौलाना गिराऊं, बाला पुल्ला गिराऊं, क्या शहर की कई सड़कें गिराऊं, मैं तो आपको 70 काम गिना सकता हूं। बहरहाल आपकी जमानत जब्त हुई थी, आपको काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई मजलिस का कार्यकर्ता आपके साथ जाता है, बड़ी खुशी की बात है। लोड शेडिंग में किसने अपने ऊपर केस लिया, वो था इम्तियाज जलील। अभी व्यापारियों के ऊपर आपका कोई एनसीपी का खासदार पर कभी आपने सुना है कि गुना दाखिल होता है? ये वो इम्तियाज जलील है जिनके ऊपर 7 गुने दाखिल हुए। ये गुने हुए मिल्लत के लिए, शहर के लिए, तमाम लोगों के लिए। ये मेरे कायद इम्तियाज जलील ने ये कारनामा किया है। ये तो मैं 8, 9, 10 काम बता रहा हूँ, 70 काम बताऊंगा जिस दिन आपके सामने आऊंगा। आप इलेक्शन लड़िए, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप वार्ड से इलेक्शन जीत के बता दीजिए तो मैं मानूंगा आप मेरे कायद के 7 काम की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि तुम्हारी एक सीट भी यहां पर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह मजलिस का गढ़ है, यह औरंगाबाद असद साहब का गढ़ है, यह अकबर साहब का गढ़ है। यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है तुमको महसूस हो जाएगी। आइए इलेक्शन है, देखते हैं। मेरा कायद भी 7 काम की बात करते हैं, आप कारपोरेटर थे, आप एक काम बताओ बैजीपुर में आपने किया क्या। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो काम मजलिस ने यहाँ किया है, औरंगाबाद के 25 वार्डों में जो काम हुआ है वो इम्तियाज जलील की बदौलत हुआ है। इम्तियाज जलील के कारपोरेटर ने जो काम किया है वो इम्तियाज जलील की बदौलत हुआ है। मैं इससे बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे कायदे मोहतरम को जाना है। और साथ में शेख अहमद साहब ने भी इशारा किया है कि आरएफ कॉलोनी की बहुत मदद करते हैं। हुआ है और शायद ये पहला वार्ड है मजलिस का जहाँ पर मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है। उसके बावजूद मैंने तो कमिश्नर साहब से जिद करके 3 रोड मंजूर कराई थी। ये जो पहली रोड है वो 25 लाख रुपए की है, दूसरी रोड है तो 10 लाख रुपए की और तीसरी रोड भी 10 लाख रुपए की है। इस तरह 45 लाख रुपए की आज तो 3 रोड चालू है और 2 रोडों का अफ्ताह मैं करने जा रहा हूँ। आरएफ कॉलोनी वार्ड में तकरीबन एरिया में मैंने तो हर जगह रोड बनाई है, 60 से ज़्यादा रोडें यहाँ पर बन चुकी है। और ये पहला वार्ड है शायद किसी मुस्लिम इलाके में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में रोड बनी है। ये पहला वार्ड है जहाँ पर तो मुस्लिम इलाके में गार्डन बना है। ये पहला वार्ड है जहाँ पर ओपन जिम बना है, जॉगिंग ट्रैक बना है, हॉस्पिटल बना है और खाम नदी की एक बड़ी वाल जो 1 करोड़ रुपए की थी मैंने बनाया हूँ। 18 करोड़ से ज़्यादा के काम इस वार्ड में पिछले 5 वर्षों में मैंने किए थे, जो शायद एक तारीखी काम है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बदौलत काम हुए हैं। मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, वर्कर, शहर सदर, ज़िला सदर, ये तमाम का मुझे ताउन मिला। मैंने कोशिश की कि मजलिस का तरीका क्या है काम करने का और हमने कर कर बताया है। शायद इससे पहले 20-25 सालों में आपने ऐसा कोई कारपोरेटर नहीं देखा होगा जो ये सोच रखता है कि मेरे वार्ड में कोई काम बाकी ना रहे। और मैंने ये सोच रखी थी, उसमें मैं 90% है तो कामयाब हुआ। कुछ गलियाँ रह गई होगी, ये मुमकिन है क्योंकि 5 सालों में पॉसिबल नहीं था 25 सालों का काम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने किया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश जारी रहेगी। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, अगर पार्टी कहती है तो लड़ेंगे, नहीं तो मैं पार्टी का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर ऐलान किया था कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उस हिसाब से मैं पार्टी के जो भी जिम्मेदारी देंगी उस हिसाब से मैं काम करूँगा। मजलिस ने आरएफ कॉलोनी में एक ऐसा काम किया है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार लड़ेगा एक तरफा उसकी जीत हासिल होगी। जिस तरह शहर के कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर मजलिस अपने आप में बहुत ताकतवर और मजबूत है, उनमें ये मैं समझता हूँ आरएफ कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जो 1 साइडेड मजलिस का है। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमने देखे
कि इम्तियाज़ जलील साहब को है तो 7,000 में तो 6,500 वोट मिले, नासिर सिद्दीकी को है तो 6,000 की वोटिंग में से 5,500 वोट मिले, यानी 500 वोट। जमीन में ये वार्ड तो रिजर्व हो चुका है पिछले इसमें जो आरक्षण हुआ था, तो क्या आप दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी, मैंने आपको कह दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी जीते, या पार्टी अगर कहती है कि तुम फला जगह से जाओ, पहले भी ये मेरा वार्ड नहीं था, मैं रहता हूँ मकसूद कॉलोनी में, पार्टी ने मुझे आरिफ कॉलोनी बुलाया, मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, पार्टी की बदौलत में जीता और पार्टी की ही मेहरबानी से मैंने काम किया। अगर पार्टी कहती है कि फला इलाके से जाकर आप इलेक्शन लड़ो, मैं लड़ूंगा। पार्टी अगर कहती है कि सिर्फ पार्टी का काम करना है, मैं पार्टी का काम करूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत बुलंद मुकाम तक पहुंचाई, मुझे अपोजिशन लीडर बनाया पार्टी ने, तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। इतना बढ़िया काम आपने वार्ड में किया, अंजाम दिया। नेहरू नगर वार्ड से अगर डिमांड होती है तो आप वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मुझे पार्टी अगर कहती है कि आप जाके फला इलाके से इलेक्शन लड़ो, तो मैं तो इसको सर आंखों पे लूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ के लोगों के दिलों पे छा सकूँ। मजलिस की एक छाप बनी हुई है, मजलिस का उम्मीदवार टिकट के बाद 50% जीत जाता है और उसे सिर्फ 20 से 30% कोशिश करना पड़ती है, जो हमने औरंगाबाद का माहौल देखा है। और ये माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये माहौल बदस्तूर जारी है। जिस दिन मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी इस सरजमीन पर ख़त्म रखते हैं, फिर माहौल बन जाता है। आपने देखा होगा कि पूरे इंतखाबात में मेरे कायद मोहतरम के कदम ने इस शहर की फ़िज़ा तब्दील कर दी थी। जिस तरह दोनों भाइयों ने औरंगाबाद में आकर मुसलमानों का इत्तेहाद किया, दलितों का इत्तेहाद किया, पिछड़ों का इत्तेहाद किया, वो इत्तेहाद का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और मुझे ये पूरा यकीन है, जिस तरह हमारे खासदार ने भी ऐलान किया था कि आने वाले कल में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का परचम लहराएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इससे पहले हमारी 11 नशिस्तें ऐसी थी जो है तो 50 और 60 वोटों से कम में हम रह गए थे। सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी भी हमारी थी। अब तो हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, इसलिए ये यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि अगला महापुर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, चाहे किसी ज़ात और किसी फिरके का हो। कारवा बनता चला गया। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए के उम्मीदवार आली जनाब इम्तियाज जलील साहब अकेले ही यहाँ पर खड़े थे। औरंगाबाद की आवाम ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को जो है तो उन्होंने गिराकर, उस किले को गिराकर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब को आपने यहाँ पर चुन कर दिया। उन्हीं को मैं अब आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब।